गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपने विदिक यूनिवर्सिटी में। और हम लोग जैसा कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर के लिए जो भी माइनर लॉज हैं उन सबको कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कंपटीशन एक्ट 2002 है। और आज हम उसको देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में क्या क्या परिवर्तन हुए और प्रतिस्पर्धा अधिनियम कितना महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस पर ईयर जो है कंपटीशन एक्ट से रहते हैं। इसलिए हम इस एक्ट को बारीकी से जानेंगे और समझेंगे कि इसका प्रयोग किस प्रकार है और इस एक्ट को कवर कर लेने से आने वाले प्रश्नों को हम किस प्रकार जो है सॉल्व करेंगे। तो कंपटीशन कमीशन एक्ट जो है वो फॉर्म हुआ है 31 मार्च 2002 से, और जो एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 का स्थान ले लिया है। MRTP जिसे बोलते हैं मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 है। इस अधिनियम को जो वो मार्केट में कंपटीशन है कंज्यूमर्स में और जो है अनदर्स कंज्यूमर में, उनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि समाज में जो है सोसाइटी में कोई कार्टेल ना बनने पाए और एकाधिकार ना होने पाए, इसलिए कंपटीशन कमीशन एक्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस अधिनियम में अब तक 2 बार संशोधन किए गए हैं, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2007 और 2009 में। तो पहला अमेंडमेंट 2007 में हुआ और दूसरा 2009 में हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और मजबूत करना है। दूसरा है कि प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए एक आयोग की स्थापना करना है, जो है कंज्यूमर जो एडवर्स इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, तो उन जो है एडवर्स प्रैक्टिसेस को भी उनको रोकना है और एक ऐसा आयोग बनाना है जिससे प्रतिस्पर्धा जो हो रही है उसे रोकने का भी प्रयास किया जा सके। और बाज़ार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और बढ़ावा देना है, विरोध और उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना है। तीसरा है भारतीय बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। फ्रीडम जो है वो ट्रेड की वो प्रोहिबिट नहीं होनी चाहिए, वो अनअफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, इसलिए कंपटीशन एक्ट 2002 का इम्पॉर्टेंट रोल है। द टॉपिक विच इज कवर्ड बाय NTA सिलेबस आर 3 कवर्ड अंडर चैप्टर 2 में 3 मुख्य विषय हैं जो अध्याय 2 के अंतर्गत आते हैं। पहला है कुछ समझौतों का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट, जो धारा 3 में बताया गया है। प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग, जो धारा 4 में बताया गया है। और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, समायोजन का विनिमय, जो धारा 5 और धारा 6 में बताया गया है। कुछ समझौते का निषेध से तात्पर्य धारा 3 में है। जो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते क्या हैं, व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, तो वे समझौते जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं या डाल सकते हैं, प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते कहलाते हैं। ऐसे समझौते मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हॉरिजेंटल एग्रीमेंट्स, वे उन उद्यमों के बीच किए जाते हैं जो उत्पादन श्रृंखला प्रोडक्शन चेन में समान स्तर पर होते हैं। आमतौर पर ये समझौते 2 प्रतिस्पर्धियों के बीच होते हैं, जैसा कि मूल्य के निर्धारण, प्राइस फिक्सिंग, उत्पादन सीमा को तय करना, लिमिटेड प्रोडक्शन या बाजार विभाजन, मार्केट शेयरिंग को प्रभावित करते हैं। इस अधिनियम के तहत यह पहले से मान लिया जाता है कि ऐसे समझौते प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, और कार्टेल भी एक ऐसी क्षति का ही रूप लेता है। वर्टिकल समझौते, ऊर्ध्वाधर एग्रीमेंट्स क्या होते हैं,
या वर्टिकल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं उनको भी हम समझेंगे। ये उन उद्यमों के बीच होते हैं जो उत्पादन श्रृंखला में अलग अलग स्तर पर होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में किया गया समझौता होता है। ऐसे समझौते में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से पहले कोई मान्यता नहीं होती है। इस बात का निर्णय यथार्थवाद के सिद्धांत रूल्स ऑफ रीजन के आधार पर किया जाता है, यह समझौता प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं। प्रतिस्पर्धा प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझौता AEC वह समझौता है जो निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न करता है। यह खरीद या बिक्री की कीमतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द परचेज एंड सेल्स। यह लिमिट लगाता है उत्पादन और आपूर्ति को। यह तकनीकी विकास को रोकता है, बाजार में सेवा प्रदान करने की क्षमता को बाधित करता है और बिडिंग में जो है उसको लीड्स करता है और कोल्यूसिव बिडिंग को बढ़ावा देता है। बोली में धांधली बिड रिगिंग क्या है? तो बिड रिगिंग यह एक प्रकार की मिलीभगत होती है जिसमें ठोस कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए बोली लगाने वाले आपस में तय कर लेते हैं कि किसे ठोस ठेका मिलना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करते हैं। यह एक प्रकार का बाजार में हेर फेर मार्केट मैनिपुलेशंस है। यह निम्नलिखित प्रकार के समझौते प्रतिबंधित होते हैं। पहला, टाई इन एग्रीमेंट्स। तो टाई इन एग्रीमेंट्स क्या है हम जानेंगे। तो जब किसी उत्पादक के क्रेता को यह शर्त दी जाती है कि मुख्य उत्पादक के साथ कोई अन्य उत्पाद भी खरीदना अनिवार्य होगा। कंडीशन एक दे दी जाती है जिससे कि अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो आपको परचेज टू सम अदर गुड्स, उसके साथ में कोई और वस्तु भी लेना पड़ेगा। अनन्य आपूर्ति समझौता, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट्स। तो एन एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्शन इन अ मैनर द परचेजर इन द कोर्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम एक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड्स अदर देन दोज ऑफ द सेलर्स और एनी अदर पर्सन। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट में जब किसी विक्रेता द्वारा क्रेता को यह प्रतिबंधित किया जाता है कि वह अपना व्यापार के दौरान विक्रेता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से कोई अन्य वस्तु नहीं खरीदेगा और उसके साथ व्यापार नहीं करेगा। अनन्य वितरण समझौता, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट क्या है? तो जब किसी समझौते के तहत अन्य उत्पादन आपूर्ति बाजार के वितरण में सीमित या प्रतिबंधित किया जाता है तो उसे एक्सक्लूसिव सप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कहते हैं। व्यापार करने से इनकार, रिफ्यूज़ल टू डील क्या है? तो जब कोई समझौता किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को माल बेचने, खरीदने से रोकता है या उनके व्यापार को सीमित करता है। पांचवा क्या है? रीसेल्स ऑफ प्राइस मैनेजमेंट। तो पुनर्विक्रय मूल्य रखरखाव क्या है? तो जब कोई विक्रेता किसी वस्तु को इस शर्त पर बेचता है कि पुनर्विक्रय रीसेल के दौरान खरीदार को वही मूल्य रखना होगा जो विक्रेता ने निर्धारित किया है और जब तक कि स्पष्ट रूप से यह न कहा गया हो कि खरीदार कम कीमत पर बेच सकता है। एक्सेप्शन टू द प्रोहिबिशन। कुछ प्रतिबंधों के अपवाद क्या है? पहला है ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। तो यदि कोई संयुक्त उद्यम उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, अधिग्रहण या समझौते एवं सेवाओं के नियंत्रण की क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है तो ऐसे समझौते की अनुमति दी जाती है। निर्यात, एक्सपोर्ट्स एग्रीमेंट्स क्या है? तो एक्सपोर्ट्स एग्रीमेंट में भारत से वस्तुओं के निर्यात से संबंधित किसी भी समझौते की अनुमति दी जाती है जब तक कि वह केवल निर्यात किए जाने वाले उत्पादों, सेवाओं के उत्पादन,
आपूर्ति, वितरण या नियंत्रण से संबंधित हो। बौद्धिक संपदा अधिकार तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो है कि यदि कोई व्यक्ति अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए उचित शर्त से लागू करता है तो इसे प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते के रूप में नहीं माना जाएगा। कोई कंडीशन ऐसी बनाता है जिसे यह नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत यह स्वीकार है, जैसा कि कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट अधिनियम 1970, व्यापार एवं माल चिन्ह अधिनियम, ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999, भौगोलिक संकेत पंजीकरण सुरक्षा अधिनियम 1999, डिज़ाइन एक्ट 2000, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट एक्ट 2009। और जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ट्रेड प्रैक्टिसेस के प्रोहिबिशंस में आते हैं, में नहीं आते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग। तो धारा 4 जो है वो डोमिनेंट पोजीशन के दुरुपयोग करने पर रोक लगाती है। प्रभावशाली स्थिति, डोमिनेंट पोजीशन का मतलब है यह उस उद्यम द्वारा जो संबंधित बाजार में भारत में अपनी ताकत का उपयोग करता है और ऐसी स्थिति जिसमें वह प्रतिस्पर्धात्मक बलों से स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हो, अपने प्रतिस्पर्धी उपभोक्ताओं या संबंधित बाजार को अपने पक्ष में प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। अन्यथा अनुचित या भेदभावपूर्ण शर्तें लगाना माल या सेवाओं की खरीद या बिक्री में है। माल या सेवाओं की खरीद या बिक्री की कीमत जिसमें शिकार मूल्य, प्रेडेटरी प्राइस शामिल है। शिकार मूल्य, प्रेडेटरी प्राइस का मतलब है किसी उत्पाद सेवा को ऐसे मूल्य पर बेचना जो लागत से नीचे हो ताकि प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सके और उसके प्रतियोगियों को समाप्त किया जा सके। सीमित या प्रतिबंध करना, माल का उत्पादन या सेवा की आपूर्ति पर उनका बाजार, माल या सेवाओं से संबंधित तकनीक या वैज्ञानिक विकास को उपभोक्ताओं के खिलाफ। बाजार, तीसरा है सी है बाजार में पहुंच से इनकार करना, डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस, किसी भी प्रकार की प्रथा या प्रथाओं का पालन करना जो बाजार में पहुंच को अस्वीकृत कर देती है। अनुबंधों की शर्तें लागू करना, ऐसे अनुबंधों के निष्करण को इस शर्त पर जोड़ना कि अन्य पक्ष इन अनुबंधों से संबंधित अतिरिक्त बाध्यताओं, सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस को स्वीकार करेंगे जो स्वभाव से या व्यवहारिक उपयोग के अनुसार इन अनुबंधों के विषय से संबंधित नहीं हैं। एक संबंधित बाजार में प्रभावशाली स्थिति का उपयोग करना, तो एक संबंधित बाजार में अपनी प्रभावशाली स्थिति का उपयोग करके किसी अन्य संबंधित बाजार में प्रवेश करना या उसे संरक्षित करना है। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, तो यह धारा 5 के तहत 3 प्रकार के संयोजनों का उल्लेख किया गया है। पहला है अधिग्रहण, एक्विजिशन, जब एक संस्था दूसरे संस्था को खरीदती है या बाय करती है। विलय, मर्जर, जब दो संस्थाएं मिलकर एक नया नाम अपनाती हैं। When two entities combine and take up a name of other company, either company है। विलयन, एमालगमेशन, तो एमालगमेशन क्या है? जब दो संस्थाएं मिलकर एक नया नाम अपनाती है। When two entities combines and take up a new name, संयोजन का विनिमय धारा 6 द्वारा किया जाता है। कोई भी संयोजन जो या संभावित रूप से भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव डालता है उसे अमान्य माना जाएगा।
कोई भी व्यक्ति या उद्यम जो इस अधिनियम के तहत आने वाले संयोजनों में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, उसे संयोजन प्रस्ताव के स्वीकृत होने के 30 दिनों के भीतर प्रतिस्पर्धा आयोग को सूचना देना होगा, जो संबंधित उद्यमों के निर्देशक मंडल द्वारा विलय या विलयन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करता है। संयोजन तब तक प्रभाव में नहीं आएगा जब तक सूचना देने के 210 दिन तक बाद तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। इस धारा के प्रावधानों का पालन शेयर सदस्यता, वित्तीय सुविधा या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था या विदेशी संस्थागत निवेशक, बैंक या वेंचर कैपिटल फंड द्वारा किसी ऋण समझौते या निवेश समझौते के तहत किया गया अधिग्रहण पर लागू नहीं होता है।